के लिए कि ये सीजन हम लोग जितने ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएंगे उतने ही ज्यादा नंबर बढ़ा पाएंगे, उतना ही ज्यादा अपना बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। सो हमारे बीच में ऐसे जाबाज लीडर हैं जिन्होंने इसी पथ पे चल करके अपने बिजनेस को बूम किया है, और कहते हैं जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। और ये यस यस सर, जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम कर। और ये सही बात है, जब से इस पैनल को हम देखते चले आए, स्टार्टअप हुआ था तो अक्सर बड़े बड़े लीडर आते थे और उसके बावजूद भी पैनल 300 200 300 तक रहता था। लेकिन आज की कंडीशन ये हो चुकी है कि हम लोग जैसे ही बोलना शुरू करते हैं 300 पार हो चुके होते हैं, और साथ ही साथ 1000 का भी पैनल ये फुल हो जाता है। सो इससे ये जाहिर होता है कि जब ये 200-300 लोग रहते थे, आज 1000 लोग भी पहुंचते हैं, इसका मतलब है लोग तो आ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव ये है कि जिसके लोग आ रहे हैं उसका बिजनेस बूम कर रहा है। तो हम सबको चेक करने की जरूरत है आज हमारे नंबर कितने, और हमारे मतलब कि हमारे जितने ज्यादा लोग होंगे जूम पर वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आएगी तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। सो अब ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर हम सभी को स्टार जोरदार तालियों से आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनको यहाँ पर जूम पैनल पर इनवाइट करेंगे। सो हम सभी लोग भारतीय सभ्यता के अनुसार जोरदार तालियों से उनका वेलकम करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द जूम पैनल लाडली सुमन मैम। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग ग्रेट मैम, वेलकम 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 मैम, वेलकम 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 ग्रेट वेलकम Good morning, ma'am. वेलकम। Good morning, Ladli ma'am. Good morning, welcome. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। मैं आप सबकी इतने वार्म वेलकम से एकदम मतलब भाव विभोर हो गई हूँ। मैं भी लगी हुई हूँ अपनी पूरी टीम को ज्वाइन कराने के लिए, और अपना कुछ काम भी कर रही हूँ, साथ के साथ टीम में मैसेज भी डाल रही हूँ। तो मुझे आज आप लोगों ने इतने प्यार से इनवाइट किया है कि मैं रियली मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि इतने स्पेशल सेशन में सभी लोग हैं यहाँ पे आप लोग। मैं एक बार अपना कैमरा थोड़ा सेट कर लूँ और देख लूँ कि एम आई लुकिंग ओके। और गुलवेज जी अभी आप स्टार्ट मत कीजिएगा, रिकॉर्डिंग थोड़ा रुक के कीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा जब तक यस बस 1 मिनट में मेरे से फोन से कर तो रहे लॉगिन, लेकिन उससे फोन से हो नहीं रहा, मेरे पास सिस्टम नहीं है। अजय चांद सर, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? अजय चांद सर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सर आपकी तरफ से रिकॉर्डिंग हो जाएगी? सर मैं इस समय मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मोबाइल की रिकॉर्डिंग उसमें हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, और मैं फिर ये ट्राई करूंगा कि अगर जूम से मैं क्लाउड से वापस ले पाऊँ उसको, क्योंकि जितनी बार भी रिकॉर्डिंग करी हमने। मुझे बताइए सर कैसे होती है? सफी सर है, सफी सर नहीं है सर पैनल पे। सर मुझे बताएं कैसे होती है सर, मैं करूं? सर आप लैपटॉप पे हैं? आप लैपटॉप पे हैं? मैं लैपटॉप पे आ जाता हूं सर। अभी आप लैपटॉप पे आ जाइए, तो जो रिकॉर्ड करना तो उसमें रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, इस वाले ऑप्शन को आप ओके करिएगा तो आपके लैपटॉप में रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ। जी जी जी। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ मैं जूम क्लाउड पे भी इसको ले लूं। अगर जूम क्लाउड से मैं रिट्रीव कर पाऊंगा तो और आसान भी हो जाएगा। तो आप लैपटॉप से कर लीजिए राकेश सर, मैं इससे कर लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना कोऑपरेट करने Our pleasure मैम, our pleasure. Looking very smart you are really. Thank you. Great. Thank you. Actually today the purpose of the meeting is this is going to be a international meeting, and ये रिकॉर्ड होके कहीं पे जाएगा, हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पे जाएगा ये इवैल्यूएशन होने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। सबसे पहले मैं आप सबको तहे दिल से हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम, मैं थोड़ा अभी जो स्टार्टिंग करने के पहले मैं थोड़ा अपने बारे में परिचय दे दूँ।
आज ये जो जूम सेशन है ये एक्चुअली खास इसलिए है क्योंकि आप सभी को हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा कि कंपनी की तरफ से सेलेक्ट किया गया था कुछ लोगों को एक स्पेशल सेशन के लिए, एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेशन प्रोसेस होएगा। तो आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे भी सेलेक्ट किया गया था। तो इसका इवैल्यूएशन क्वेश्चन इवैल्यूएशन वाला जो पार्ट है वो हमें कंप्लीट करना है, और साथ में ये रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है वो भी रिकॉर्ड करना है। तो दैट्स व्हाई आई एम टुडे सिटिंग इन अ वेरी प्रोफेशनल लुक एंड इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, क्योंकि हमें अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, एंड स्पेशली आई हैव टू रिप्रेजेंट पांडे सर ग्रुप। तो पांडे सर के ग्रुप से कुछ लोग भी हैं इस सेशन के लिए सेलेक्टेड हुए हैं, तो सभी लोगों की बारी आएगी, सब लोग अपना अपना करेंगे। So being a lady, I wanted to be, I'm very much honored that I was selected from Pandit group, and मैं आप सभी को कोशिश करूंगी कि मेरा जो ये सेशन हो इससे आप लोगों को जितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाए, ये नॉलेज का आप लोग फायदा ले पाए। तो थोड़ा अपने बारे में परिचय दे दूं। मेरा नाम लाडली यादव उर्फ लाडली सुमन, फेसबुक पे लाडली सुमन के नाम से हूँ, और मेरा गुड नेम है लाडली यादव। मैं अभी एट प्रेजेंट 8 स्टार लीडर हूँ, और बहुत जल्द ब्रोंज लायन हिट करने वाली हूँ। आप सबकी दुआ, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ रहेगा तो बहुत जल्द हो जाएगा, और मैं लगी हुई हूँ इस पद पे। और डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा मुझे दिख रहे हैं कैमरे पर। नमस्कार थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हैं, सबसे पहले तो हमारे महागुरु पांडे सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मॉर्निंग में मैंने सर को फोन किया था कि सर आई नीड दिस सेशन रिकॉर्डेड, तो सर सफर में होने के बावजूद सर ने मुझे बोला कि मैं बोलिए मैम आपको कैसी मदद चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे ये सेशन रिकॉर्डेड चाहिए। तो सर ने बोला बिल्कुल हो जाएगा रिकॉर्डेड, और सर ने अपने सारे सिपा सलारों को लगा दिया है, और हम सब सर से बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत कुछ क्या, इवन हमारा जो ABCD है ये सर का ही सिखाया हुआ है, हम लोगों ने जो भी आज सीखी है। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया हर पथ के हर क्षण हमारे साथ रहने के लिए। और मेरे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है उसमें सबसे पहले अजय कुशवाहा सर हैं, बहुत बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जेटिक, एंड हमेशा जोश में रहने वाले अपलाइन। और इस बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि आप अपलाइन अगर जागते हुए चूज करते हैं तो आप भी जागे हुए रहेंगे, अगर सोते हुए अपलाइन को चूज कर लिया तो आप भी सोते हुए ही मिलेंगे। तो अजय सर हमेशा लोगों में एनर्जी भरते रहते हैं, उस तरह मैं भी उनसे बहुत 1100-1200 किलोमीटर दूर बैठी हूँ, बट एवरी डे किसी ना किसी टाइम वो एक बार कॉल जरूर कर लेते हैं, पूछते हैं कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, क्या काम चल रहा है। तो ये बीइंग अपलाइन हमेशा उनका रहता है मेरे सर पे हाथ। उसके बाद मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में बीबी सिंह सर हैं, जो कि हम लोगों को ये जो हमारा TCM पैथी है जिस पर हम लोग काम करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं एक्चुअली, और एक तरह से एक्टिव इनकम सर प्रोवाइड करवाते हैं, बिकॉज आप आती है तब तक इनकम थोड़ा स्लो आता है। तो बीबी सर का जो ये इनिशिएटिव है कि TCM पैथी के माध्यम से जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एटलीस्ट लोगों की दाल रोटी भी चलती रहे, साथ के साथ उनका टीम बिल्डअप भी होता रहे, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं, जैसे मैं नौकरी को छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, अब जो लोग रिटायर्ड पर्सन हैं, अब डॉक्टर साहब के जगह से पेंशन उठाने वाले हैं, तो इनको कोई बात नहीं है, महीने के 1 तारीख को टक टक इनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बट हम लोगों ने जॉब को ड्रॉप करके इस फील्ड को चुना है, तो ऑब्वियसली हमारे जैसे लोग या फिर जो हाउस वाइफ हैं, जिनके पास कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो लोग बिल्कुल चाहेंगे कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम कुछ एक बना रहे। तो ये जो सर ट्रेनिंग देते हैं, इस माध्यम से सभी लोग अपना एक थेरेपी सेंटर वगैरह चलाते हैं, उससे कुछ उनको उनकी इनकम हो जाती है, और साथ के साथ नेटवर्क बिल्डअप होता रहता है। इसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में मेरे डायरेक्ट अपलाइन हैं मिस्टर रंजय कुमार सर, गया से हैं, और मैं आज मेरी पूरी टीम आज इनके देख रेख में, इनके संरक्षण में ही ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो मैं आप सभी को मैं रंजय सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर हर मोमेंट पे मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ खड़े हैं, मेरी टीम को गाइड कर रहे हैं, जिनके
पथ प्रदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और- गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग सेशन को फॉर्मली तो स्टार्ट मैं करें। इसकी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने लैपटॉप चालू कर दिया मेरा। जी तो मुझे गुरवेद जी बताएंगे कहाँ से होगी? सर रिकॉर्डिंग होने लगी, हो रही है रिकॉर्डिंग। हो रही है? ओके सर, रिकॉर्डिंग का सिंबल आ गया राकेश जी, सिंबल आ गया। ओके सर, रिकॉर्डिंग थैंक यू सर। ओके, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, बट नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है ओके ओके ओके। तो थैंक यू एवरीवन। आप सभी ने जो थोड़ा सा मेरा अपना परिचय था ये मैंने आपको बता दिया। वैसे मैं तो बेसिकली हूँ बिहार से, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वेस्ट बंगाल हूँ। तो मेरा जो कल्चर है वो मिक्स कल्चर है। मैं बंगाली एंड बिहारी दोनों का मिक्सअप हूँ। तो এখানে যারা বাঙালি আছেন তাদের জন্য বাংলাতেও আমি 2 লাইন কথা বলতে পারি। तो मेरे साथ ये एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज मैं आई एम वेरी वेल वर्स्ड इन बांग्ला, हिंदी एंड मेरा पढ़ाई का माध्यम जो रहा है वो इंग्लिश रहा है। ऑनर्स इन इंग्लिश रहा है, मास्टर्स इन इंग्लिश रहा है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी हल्की फुल्की जानकारी है। तो इस माध्यम से मैं 3 लैंग्वेज को करती हूँ, होल्ड करती हूँ। तो चलिए, अब ये तो मेरा सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन था। अब मैं आप लोगों को आज के सेशन का जो ये पोस्टर रोटेट हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा था कि इसमें हमारा जो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हेल्थ एक हेडिंग था। अब ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हेल्थ क्या है, इसके बारे में मैं पीडीएफ जब शेयर करूंगी तो उसके माध्यम से और क्लियरली हम लोग इसको समझा पाएंगे। तो हमारा जो हेल्थ है, आप सभी जानते हैं कि टीएम्स एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे विश्व में एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो कि टीसीएम पैथी के ऊपर काम करती है। बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में, बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर, सप्लीमेंट्स वगैरह के ऊपर काम करती हैं, बट टीएम्स इज ओनली सिंगल कंपनी इन द वर्ल्ड जो कि एक चिकित्सा पद्धति के ऊपर काम करती है। और आप सभी को पता है कि टीसीएम पैथी के माध्यम से जब इलाज होती है तो हम लोग बीमारी के जड़ पे जाते हैं, जड़ पे काम करते हैं और इलाज करते हैं। तो मैं अब थोड़ा अपना पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूं, उसके साथ मैं आप लोगों को अब आगे बात करूंगी। 1 मिनट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग। क्या मेरा पीडीएफ विजिबल है? यस मैम। यस मैम, यस। विजिबल। और क्या मेरा कैमरा भी ओपन दिख रहा है या बंद हो गया है? कैमरा बंद है आपका। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ हेल्थ है, ये हमारे जो अभी कंपनी की तरफ से जो हम कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया था उसका ये मॉड्यूल नंबर 1 है। और आज मैंने इसी मॉड्यूल को चुना है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, बिकॉज ये जो ट्रेनिंग हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था इसका मीनिंग ये था कि जो हम सीखें वो हम पूरे टीम को सिखाएं। तो मैंने जो सीखा है मैं आज आप लोगों के साथ उस चीज को शेयर करूंगी। तो इसको शेयर करने के पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कंपनी की तरफ से हैं जो मैं थोड़ा सा पढ़ के आप लोगों के साथ इसको मैं बता देती हूँ। तो द नॉलेज ऑफ कोर्स आर बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल मेडिसिन एंड गाइडेड बाय द टीएम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट, extract from the 16 general health topics with the purpose of improving participants' knowledge of health and products, health and products knowledge। तो ये कहने का मतलब है कि इस कोर्स में जो नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जो दी गई है ये टीएम्स के हेल्थ कॉन्सेप्ट पे आधारित है और ये 16 जनरल अलग अलग हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर बेस करके बनाई गई है। और इस ट्रेनिंग का मेन पर्पस है हमारे जितने भी लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करना और इस नॉलेज के इस्तेमाल से आप अपने बिजनेस को, अपने काम को और आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 है इसमें न्यूट्रिशनल हेल्थ केयर बिलोंग्स टू द प्रिवेंटिव मेडिसिन। दिस कोर्स मेनली टू प्रोवाइड नॉलेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द कस्टमर हैंडलिंग, नॉट फॉर डिजीज ट्रीटमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है यहाँ दिया है न्यूट्रिशनल हेल्थ केयर, ये मुख्यतः बीमारी से बचाव के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। न्यूट्रिशनल हेल्थ के ऊपर जो हम लोग काम करते हैं, इस ट्रेनिंग का मकसद लीडर्स के नॉलेज को इम्प्रूव करना है
ताकि वो कारगर तरीके से कस्टमर्स की हैंडलिंग कर पाए, ना कि इससे रोगों का इलाज कर पाए। और आप सभी जानते हैं कि रोगों का इलाज कहाँ होता है, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उसमें होता है। हम लोग वेलनेस पे काम करते हैं, हम लोग उस पर काम करते हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े, तो इस पर ये काम होता है। तो ये हम लोग नॉलेज बढ़ाने के लिए है, इससे बीमारियों का इलाज करने का मेन पर्पस इसको ना रखें। नंबर 3 है, दीज गाइडलाइंस आर गिवन बाय द कंपनी। ये मेरा नहीं है, ये कंपनी की तरफ से है, तो इसको आप लोग थोड़े ध्यान से समझ लें। Some knowledge in the course may refer the mainstream medicine and disease knowledge, which is only for the learning enrichment purpose. It should not be influence customers decision of medical solution. इसका मतलब दिया हुआ है कि इस ट्रेनिंग की कुछ नॉलेज है मेन स्ट्रीम मेडिसिन या एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की बीमारियों के ऊपर भी आधारित होंगी, जो कि सिर्फ लर्निंग पर्पस या आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए की गई है। इसके द्वारा आप किसी कस्टमर्स के मेडिकल सिचुएशन को इन्फ्लुएंस या प्रोवाइड करने की कोशिश ना करें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत ओवर दावा करने लगते हैं, आप ये खा लो आपका ये ठीक हो जाएगा। डोंट डू लाइक दिस, ये करना गलत है। ये आप बिल्कुल ध्यान से रखिए कि आपको ये जो नॉलेज मिल रही है ये आपके नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए है। आप अपने आप को जब हमारे वाईटी सर ने इस ट्रेनिंग को लिया था तो उन्होंने एक शब्द बहुत क्लियर कहा था कि डोंट ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ डॉक्टर, यू ऑल आर नॉट अ डॉक्टर, you are wellness consultant, so don't assume yourself like a doctor. उसके बाद this is an on job training for skill and knowledge improvement, not for professional nutritional course. Therefore the basic nutrition knowledge is not in the scope. Extra learning of the basic nutrition knowledge through the reliable sources is highly recommended. कहा गया है कि ये एक ऑन जॉब ट्रेनिंग है जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। ये कोई प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स नहीं है, बिकॉज हमारे वाईटी सर जो हैं वो प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो वो ट्रेनिंग दे रहे थे। स्पेशली ये हमें उस ट्रेनिंग में कहा गया था इसलिए क्योंकि हम कहीं ये ना अज्यूम करने लगे कि अच्छा वो तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो दे रहे हैं ट्रेनिंग, तो चलो हम भी न्यूट्रिशनिस्ट बन गए। ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये चीज सभी को कहा गया है कि ये आपके न्यूट्रिशन के नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। और भी कहा गया है कि वाईटी सर ने उसने कहा था कि आप जब न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज गेन करें तो डोंट गो ऑन फॉर गूगल। बेसिक बहुत ज्यादा लोग ना गूगल में यहाँ वहाँ सर्च कर करके कुछ ये पत्ते खा लो, वो जूस पी लो, वो कर लो। These are not the reliable sources. When you want to gain the knowledge of proper health knowledge, अगर न्यूट्रिशन का नॉलेज लेना है तो आपको रिलायबल सोर्सेज के थ्रू नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। गूगल में बहुत सारे विंडोज हैं, बहुत सारे है जहाँ पे कुछ नॉलेज दिया रहता है, तो आप ये ना सोचे कि गूगल में जो दिया हुआ है सारा कुछ सही दिया हुआ है, तो आपको अपने रिलायबल सोर्सेज के माध्यम से नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। द ग्रेट नॉलेज ऑफ द हेल्थ केयर is so vast as the ocean, which cannot be fully covered in this course. Additional self-learning is an important of becoming a successful health coach. कहा गया है कि हेल्थ की जो बातें हैं ये इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसको आप एक ये जो छोटा सा मॉड्यूल है इसके माध्यम से पूरा कवर नहीं किया जा सकता है। तो आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और भी ज्यादा लर्निंग करें, और भी ज्यादा पढ़ें और नॉलेज गेन करें, अब तभी आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी। Remember, healthcare products are not medicine. As a TN's health coach, do not overclaim the products. यहाँ पे देखिए जो मैंने कहा था वो यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि याद रखें कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये कोई मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बोलने के क्रम में बहुत गलत बोलते हैं कि ये जिम्निमा है, ये दवाई है। इट्स नॉट अ दवाई, दीज ऑल आर द सप्लीमेंट। तो आप उनको खाद्य पूरक है इस हिसाब से इनको प्रमोट करें, और किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा अति दावा ना कर दें कि भाई आप ये एकदम खा लो तो ये एकदम ठीक हो जाएगा। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि सभी इंसान का शरीर अलग अलग है, सभी के शरीर के मेटाबॉलिज्म लाडली मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है जिसके कारण मैम की आवाज अभी नहीं आ रही है। लाडली मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो पैनल से भी मैम लीव हो गई हैं और रीज्वाइन हो रहे हैं अभी। यस, वेलकम लाडली मैम, अपना माइक ओपन कर लीजिएगा मैम। यस, अनम्यूट है मैम। ओके ओके, तो मैं एक बार और कंटिन्यू मैम। इसको शेयर कर, यस हाँ, यस, मैं पीपीटी अपना शेयर कर लीजिएगा। तो द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डिजीज। अभी मॉडर्न डिजीज, ये डिजीज मॉडर्न और पुराना है, ऐसा क्यों है, ऐसा सोचेंगे आप लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे आप ये पिक्चर जो बना हुआ है, ये पिक्चर कुछ रिजेंबल करता है, किसी चीज को दर्शाने की कोशिश करता है, कुछ चीज समझा रहा है। एक्चुअली क्या है यहाँ पे, सबसे पहले डिजीज के जो मॉडर्न डिजीज का डेफिनेशन है उसको थोड़ा मैं पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को। What used to be rare occurrence but now are the major disease। मैंने मॉडर्न डिजीज का मतलब है जो पहले के जमाने में, प्राचीन काल में जो बीमारियां नहीं हुआ करती थी, बहुत रेयर केसेस होती थी, अब वो चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत मेजरली अब होने लगी हैं। जैसे आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले या उससे भी पहले डायबिटीज, कैंसर, अर्थराइटिस या लंग्स प्रॉब्लम या लिवर प्रॉब्लम, ये क्या होता था पहले के लोग जानते भी नहीं थे। ये डायबिटीज है या फिर अर्थराइटिस है, इस तरह की बीमारियां या हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है, इस तरह की बीमारियां, ये आज के जमाने की ये मॉडर्न डिजीजेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, बट ये सारी चीजें दूसरी तरह की बीमारियां होती थी। अभी में हम लोग पढ़ेंगे कि ओल्ड टाइम में क्या बीमारियां होती थी और अभी के टाइम में क्या बीमारियां होती हैं। प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वीनियंस ब्रॉट बाय सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो लाइन है इसका मीनिंग मैं आप लोगों को हिंदी में समझा देती हूँ। इसका मतलब है कि सुविधाओं के द्वारा उत्पन्न की गई और सभ्यता के द्वारा लाई गई। मॉडर्न बीमारियां क्या है? सुविधाओं के द्वारा उत्पन्न की गई और सभ्यता के द्वारा लाई गई। मतलब सुविधाओं का मतलब आज हर इंसान, घर से बाहर निकलना है, पहले मीलों मील लोग पैदल चल के जाते थे, घर बाजार कहीं जाना हो, किसी के घर जाना हो, शादी पार्टी, घूमना फिरना, कुछ भी करना हो, लोग पैदल चलते थे, वॉकिंग करते थे। आज हम लोग वॉकिंग कब करते हैं? पार्क में करते हैं या फिर डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे करते हैं। आज चलना हम लोग भूल चुके हैं। घर से बाहर निकलो, कार निकालो, बाइक निकालो, कुछ भी निकालो, लेकिन चलना नहीं है। तो ये उसके बाद अभी जैसे हम लोग हर बीमारी, हर चीज, अब घर के अंदर भी देखिए, पहले के जमाने में खाना भी बनता था तो महिलाएं कुछ भी, अगर मसाला भी होता था तो बैठ के सिलबट्टे पे मसाला पीसती थी, पेट का एक्सरसाइज होता था, झाड़ू पोछा लगाना, सब कुछ एक एक तरह का एक काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस था। अब क्या हो गया है कि वैक्यूम क्लीनर आ गया है, खड़े खड़े उसको करो, क्लीन कर लो। सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले लिया। अब हर काम हमारे सुविधा के ऊपर हो गया। हम लोग टाइम बचाने के चक्कर में सुविधावादी हो गए हैं, और सुविधावादी होने के चक्कर में ये जो मॉडर्न सभ्यता है इसने हमें बीमारियों से चारों तरफ से घेर लिया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अभी के जमाने में मॉडर्न डिजीज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो एक दूसरे से नहीं फैलती है, जो छुआछूत के माध्यम से नहीं फैलती है। जैसे पहले के जमाने में छुआछूत के माध्यम से बीमारियां फैलती थी, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, ये सब छुआछूत के माध्यम से फैलती थी। बट अभी के टाइम में छुआछूत के माध्यम से बीमारियां बिल्कुल ना के बराबर हैं। अभी सिर्फ कुछ दिनों पहले, बस जस्ट कुछ 2 साल पहले हमारे पास एक आया बीमारी कोविड-19। वो थोड़ा ऐसा था कि इन्फेक्शियस था। अदरवाइज अभी के टाइम के मॉडर्न जो डिजीजेस हैं वो नॉन कम्युनिकेबल है और generated chronically takes about 10 to 20 years to form disease। और ये जो मॉडर्न डिजीजेस हैं, जो आज की मॉडर्न बीमारियां हैं, ये लेती है समय कितना अपने आपके शरीर में पनपने में? 10 से 20 साल। ऐसा नहीं है कोई बोलेगा क्या कि मुझे कल डायबिटीज नहीं था आज डायबिटीज हो गया है, या मुझे कल हार्ट में ब्लॉकेज नहीं था आज ब्लॉकेज हो गया है। नहीं, ये सारी बीमारियां सालों से पनपती रहती हैं, लोग इग्नोर करते हैं, लोग जानते नहीं हैं। जब जिस दिन उनको पकड़ में आता है डायबिटीज, उस दिन बोलते हैं अच्छा मुझे तो डायबिटीज हो गया। बट डायबिटीज ने अपनी नींव आज से 10-20 साल पहले डाल दी थी आपके बॉडी में।
हार्ट के ब्लॉकेज में आपकी अपनी न्यू आज से 10-20 साल पहले डाल दी थी आपकी बॉडी। तो अभी के जमाने की जितनी भी बीमारियां हैं, क्रोनिक डिजीजेस हैं, वो बहुत पहले से उसमें अपना डेरा जमा लिया होता है आपके शरीर के ऊपर। पता भले आपको इन अ वेरी फाइन डे आपको पता चलता है तो आपको लगता है कि अच्छा मुझे ये बीमारी आज हो गई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। easily became acute symptoms when body cannot delay। अब जब हम शरीर को हमारा क्या है ना, अभी ये जो लाइन है इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये जो मेढक महाराज है उसको समझाती हूँ। ये मेढक महाराज को आप देख रहे हैं पानी के टब में आराम से लेटे हुए हैं और नीचे से आग चल रही है। ये मेढक तब तक उस पानी से नहीं कूदेगा, निकलेगा, भागेगा जब तक वो पानी बिल्कुल गर्म होकर खोलने के कगार पे ना आ जाए। सेम कंडीशन हमारे ह्यूमन बॉडी की हम लोग अपने शरीर के साथ भी वही करते हैं। हम लोग धीरे धीरे अब हमारे में से 99% लोगों को गैस कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। सीने में जलन होती है, खाते हैं तो खट्टी डकारें आती हैं, लेकिन चलो ये कोई बीमारी थोड़ी ना है, चल रहा है। 90% लोग इसको चल रहा है के क्रम में करते रहते हैं। और जब ये धीरे धीरे आंत में ये खाना सड़ने लगता है, ठीक से वो लैट्रिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से पास नहीं होगा, आंतों में वो खाना सड़ेगा तो फिर कोलोन कैंसर का रूप लेगा। तो आप अगर बताइए किसी को पता चलता है कि उसको कोलोन कैंसर हुआ तो क्या वो एक दिन में हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसने अपने आंतों की सफाई सालों साल नहीं की है, वो खाना वहां सड़ते वहां पे उसने अपना एक बीमारी वहां पे बना लिया। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया है, मॉडर्न बीमारियों को क्या कहा जाता है? इन सिंपल मॉडर्न डिजीज लाइक आर क्रोनिक डिजीज। मॉडर्न बीमारियां जो है वो क्रोनिक डिजीज हैं। ये एक दिन में 2 दिन में पनपने वाली नहीं, लॉन्ग टर्म चलने वाली एक प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं हम लोग जिस तरह से ये मेढक है उस तरह से हम लोग अपने बॉडी के साथ भी अत्याचार करते हैं। हम लोग तब तक इसको झेलाते रहते हैं जब तक वो झेलता रहता है और लास्ट में जब हालत खराब हो जाती है तब हॉस्पिटल, आईसीयू सबका चक्कर लगाते हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम टीएंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं टीएंस के साथ, और टीएंस इन सब चीजों के ऊपर ही काम करती है ताकि हम बीमार ही ना पड़े। अब देखिए यहाँ पे क्रूड डेथ रेट फॉर इंफेक्शियस डिजीज यूनाइटेड स्टेट्स का सन 1900 से लेके 1996 1900 से 1996 का यहाँ पे एक डेटा दिया गया है। और ये डेटा किन बीमारियों के लिए है? ये डेटा है छुआछूत वाली इंफेक्शियस बीमारियों के बारे में ये डेटा दिया हुआ है। पहले मैं ये आप लोगों को पढ़ के बता दूं, उसके बाद मैं समझाती हूँ। Death from the infectious disease have declined markedly in the United States during the 20th century। ये जो फिगर नंबर 1 है इसको भी अभी मैं दिखाऊंगी इधर करके आप लोगों को। This decline contributed to a sharp drop in the infant and child mortality and to the 29 years increase in the life expectancy. In 1900, 30.4% of the all death occurred among the children aged below 5 years. In 1997, the percentage was only 1.4%. अब यहाँ पे मैं इसको समझाती हूँ। ये ग्राफ को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये ग्राफ में आप देखिए सन 1900 में ये जो ऊपर का कांटा है आप देख रहे हैं 800 के पास है। 40 states have health departments। इतने सारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स होने के बावजूद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंफेक्शियस बीमारियां यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से दिखाई हुई है। और ये दिखाया है कि क्लोरीन का पहला इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स में होना शुरू हुआ था, जहाँ पे 400 लिखा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए 1920 के लगभग में इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक फैला था। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक फैला था, उसी तरह से 1920 के साल के करीब लगभग इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक फैला था। उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और वो भी एक छुआछूत वाला इंफेक्शियस बीमारी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि साल 2020 के कुछ ही सालों बाद, हो सकता है 2022-23 का करीब हो, उसमें देखा आपने यहाँ पे प्लेग जो होता था वो चूहे के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती थी। अगर कहीं चूहा मर गया हो तो चूहे के माध्यम से, पहले गांव के गांव साफ हो जाते थे प्लेग के माध्यम से। अगर किसी गांव में प्लेग फैल गया तो वो गांव पूरा सन्नाटा पसर जाता था, सारे लोग मर जाते थे। उसी के बाद पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। ये सारे जितने वैक्सीन जो आप देख रहे हैं आज के टाइम में, जो हम लोग वैक्सीन लगवाया जाता है हम लोगों को इन्फेक्शियस डिजीज से, जो आप देखें बच्चे पैदा होते ही उनको लगाया जाता है पोलियो का टीका, उनको डीपीटी का टीका, बूस्टर डोज, ये सब जो लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि इन फ्यूचर उनको बीमारियां ना हो।
लेकिन अभी इन बीमारियों पर बहुत काबू पा लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 1900 था, उस समय 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु दर 30.4% के करीब थी। और 1997 आते आते तक ये मृत्यु की दर बच्चों में, जो इंसान बच्चे मतलब बिलो 5 इयर्स जो बच्चे हैं, उनमें 1.4% के स्थिति पे अभी आके वो है। एक्चुअली क्या है कि अब सरकार भी हेल्थ प्रोजेक्ट के ऊपर और वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर रही है, तो जो जन्म का दर है, मृत्यु दर है, ये इस पर बहुत सारा कंट्रोल पाया गया है। तो ये यहाँ ये जो दोनों फिगर है, ये दोनों फिगर कहने का मतलब है कि मॉडर्न डिजीजेस जो है ये छुआछूत के ऊपर नहीं है, ये हमारे बॉडी में क्रॉनिक है, ये सालों साल से पनपते पनपते ये अपना घर बना चुकी हैं। और पहले के जमाने में क्या होता था कि इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा होता था। अभी ये फिगर नंबर 2 में आप देखिए, द 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ द डेथ एज अ परसेंटेज ऑफ ऑल डेथ यूनाइटेड स्टेट्स 1900 एंड 1997। यहाँ 1900 और 1997 के दो ग्राफ दिए गए हैं। देखिए 1900 में ये ग्राफ मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा बिग करके दिखाती हूँ। सबसे पहला आप देख रहे हैं उस जमाने में जो मौत के केसेस होते थे, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, हार्ट, इन सभी चीजों से मौत ज्यादा होती थी। हार्ट डिजीज से भी थी लेकिन कम थी, स्ट्रोक से भी होते थे लेकिन कम थे, लिवर डिजीज भी थी लेकिन अपेक्षाकृत निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, जैसे पहले के जमाने में ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी से मरने वालों की संख्या पहले बहुत ज्यादा थी, अभी टीबी पे कंट्रोल पा लिया गया है। कैंसर भी बहुत कम पोजीशन में था, ये जितनी भी बीमारियां थी ये कम थी, ये सारी एक्यूट बीमारियां थी। और अब देखिए यही ग्राफ 1997 का ये एक स्टडी है, देखिए 1997 का ये एक ग्राफ है। इसमें आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है, क्लियर आ रही है जी, आपकी तो वॉइस क्लियर है। 1997 का ये ग्राफ है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ये 1997 के ग्राफ में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर पायदान पे है हार्ट डिजीज। मतलब अभी के टाइम में हमारा जो हम जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये जो दौर है, इस दौर में हार्ट की समस्या सबसे ऊपर के पायदान पे है। नेक्स्ट में आ गया है कैंसर, स्ट्रोक पहले भी जैसा था उससे थोड़ी मात्रा में बढ़ी है। उसके बाद लंग डिजीज, बाकी जो डिजीजेज है, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब, डायबिटीज, ये सब फिर भी है, लेकिन हार्ट जो है ये सबसे ऊपर के पायदान पे है। और ये है क्रॉनिक डिजीजेस। और ये जो पहले जो आप लोगों ने देखा पिक्चर, इसमें थी एक्यूट डिजीज। तो ये यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, इन 1900 द 3 लीडिंग कॉजेज ऑफ द डेथ वेयर निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायरिया, and entities which together with diphtheria caused by 1/3 of the death। इस फिगर नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फिगर नंबर 2 में ये दिया हुआ है कि ये तीनों मिलाने के बाद 1/3 जो केस है वो पहले जो होता था निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब से होता था, उसका ये उससे ज्यादा अभी जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें अब ये ज्यादा केसेस हो गए हैं। ऑफ दिस डेथ cases 40% of among children aged below 5 years. But in 1997 heart disease and cancer accounted for 54.7% of all death। कहा जा रहा है कि पहले 5 साल से कम उम्र में की बच्चों में जो मोर्टेलिटी थी वो 40% के करीब थी, बट अब क्या हो गया है, अब जो हार्ट डिजीज के कारण मरने वालों की मोर्टेलिटी जो है वो 54.7% हो गई है। और अभी तो अभी जो लेटेस्ट डाटा, अभी नीचे आप जाएंगे तो अभी ये लेटेस्ट डाटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कंपनी की तरफ से ये प्रोवाइड किया गया है। देखिए इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब जो हार्ट के आर्टरीज में जो ब्लॉकेज होती है उससे होने वाली मौतें, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उसके बाद नियोनेटल कंडिशन, ट्रेकिया, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, अल्जाइमर्स, ये जितनी डिजीजेज हैं आप देख रहे हैं, इसकी संख्या सबसे ऊपर के जो है यहाँ पे ग्राफ में आप देखेंगे, यहाँ कलर वाइज दिया हुआ है और ये कलर क्या रिजेंबल करता है इसको भी हम लोग आगे बताएंगे। लीडिंग कॉजेज ऑफ द डेथ ग्लोबली क्या है,
2000 से 2019 में at the global level 7 of the 10 leading causes of the death in 1900 were non-communicable disease. These 7 cases accounted for 44% of the death of 80% of the top 10. यह क्या कहा गया है कि यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये जो डेथ केसेस हैं, इसमें देखिए ये ग्रीन का मतलब यहाँ पे जो ब्लू डॉट दिया हुआ है, ब्लू का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इस ग्राफ का मीनिंग मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इस ग्राफ का मीनिंग है कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो छुआछूत के माध्यम से, एक के माध्यम से दूसरे को फैलने वाली होती हैं। तो ये इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये किसी को एक दूसरे के माध्यम से नहीं फैलती है। ये मान लीजिए आपके घर में किसी को हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी हो जाएगा, या आपके परिवार में 2-4 लोगों को हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये छुआछूत वाला नहीं है, कम्युनिकेबल नहीं है। अभी के टाइम में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा है, और ग्रीन डॉट में जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब अपने जनरेशन से दूसरे जनरेशन को फॉलो में कैरी ओवर होना, या फिर एक से दूसरे को जैसे एस्थमा, या फिर जो रेस्पिरेटरी डिजीज इन्फेक्शन जो है, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, इसमें अस्थमा भी आता है। ये अगर किसी बच्चे के परिवार में किसी को, दादी को, नानी को, माँ को, बाप को, दादा नाना किसी को भी होगा, तो हो सकता है कि उसके परिवार में किसी जो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा उसमें से किसी ना किसी को हो सकता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल है। नियोनेटल कंडीशन जो होता है ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। एंड डायरियल डिजीजेस, ये भी आपको मालूम है कि डायरियल डिजीजेस जो होती हैं वो पानी के माध्यम से होती हैं, तो ये भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। और यहाँ ब्लैक डॉट में दिया हुआ है इंजरीज, तो यहाँ इंजरीज का कोई केस हमारे इसमें, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंजरीज का कोई केस नहीं है। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं, अभी ग्लोबली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की केसेस बहुत कम है। अभी बस 2 साल पहले हम लोगों ने कोविड-19 को जो झेला है, वो दैट वाज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, बिकॉज आपने देखा है हवाओं के माध्यम से, छूने के माध्यम से, इसीलिए लोगों को जिनको भी हो रहा था उनको बिल्कुल घर में पैक करके रखा गया था। किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई सब एक दूसरे से दूर दूर हुए थे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के माध्यम से किसी को हो ना जाए। तो ये था अ काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम लोग यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। क्या है ये? द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्डन ट्राइंगल ऑफ हेल्थ। गोल्डन ट्राइंगल ऑफ हेल्थ, यहाँ पे देखिए आप, 2003 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से जेनेवा में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें 5 मेजर माल न्यूट्रिशन डिजीजेस को लिस्ट किया गया था। उसमें से क्या क्या है? सबसे पहला है ओबेसिटी, दूसरा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तीसरा था डायबिटीज, चौथा है कैंसर, एंड 5वां है ऑस्टियोपोरोसिस। ये सारी आज के जमाने की मॉडर्न बीमारियां हैं, और ये 2003 में जेनेवा मीटिंग में इनको मेजर बीमारियों के रूप में, अभी के जमाने की मेजर बीमारियों के रूप में इनको चिन्हित किया गया है। तो ये आप अभी आगे देखें, जो ये गोल्डन ट्राइंगल ऑफ हेल्थ जो हम लोग, हमारा जो आज का टॉपिक था, उसमें गोल्डन ट्राइंगल में क्या आता है? न्यूट्रिशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैड डाइट एंड बैड लाइफस्टाइल। आप देखते हैं कि बैड डाइट के कारण हमारा हेल्थ जो है, हमारा हेल्थ मुख्यतः किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो भी लोग हम लोग जो अभी इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग हम लोग समझते हैं इस चीज को, हम लोगों को समझ में अब ये आता है कि हमारा जो डेली का खान पान है, उससे हम लोगों को न्यूट्रिशन की फुलफिल नहीं हो पा रही है, बिकॉज आबादी इतनी ज्यादा है और अनाज का पैदावार इतना कम है कि उसमें पोटास, यूरिया, खाद, ये सब डाल के खाने की पैदावार को बढ़ाया जा रहा है। तो पहले के जमाने में जब खेती बाड़ी होती थी, तो एक फसल कटने के बाद खेत को पड़ता छोड़ा जाता था, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति फिर से रिटर्न आ सके, और फिर उसके बाद एक सीजन के बाद उसमें अनाज डाली जाती थी। लेकिन अब जो है, अब एक तो पहली बात कि लैंड जो है हमारे पास, इरिगेशन लैंड कम हो गई है। छोटे से इरिगेशन लैंड के ऊपर ही हमें इतने लोगों की आबादी को खाना फुलफिल कराना है। छोटे से इरिगेशन एरिया में हम लोगों को खाना फुलफिल कराना है, तो हम लोग करते क्या है कि एक अनाज कटा कि नहीं, दूसरा अनाज उस पर हम लोग बो दिया जाता है। तो जमीन की उर्वरा शक्ति बिल्कुल जीरो है, और उस पर खाना जो हम लोग जो अनाज उपज रहा है, जो खा रहे हैं, हम लोग सिर्फ पेट भर रहे हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो है, न्यूट्रिशन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है।
अभी यहाँ पे ये इसमें 4 टॉपिक्स हैं, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, 4 हाई सिम्टम्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड हेल्थ डिसऑर्डर। यहाँ आप न्यूट्रिशन के ऊपर देखें, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन हमें मालूम है, हम सभी जानते हैं कि खाने के माध्यम से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, बट आज जो हमारा खाना है इतना खराब हो चुका है, इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि हमारा डाइट जो है उसमें न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, और खाने का जो पैटर्न है वो भी हमारा बहुत बिगड़ चुका है। आज हर कोई, अभी मैं मीटिंग में बैठी हूँ, मीटिंग से उठूंगी फिर मैं खाना बनाऊंगी, तो झटपट में जो मन करेगा वो बनाऊंगी और खाऊंगी। तो ये आज का जो लाइफस्टाइल है, पहले के जमाने में क्या था, लोगों को घर के बाद भागम दौड़ी नहीं होती थी, कुछ भी लोग आराम से खाना बनाते थे, चूल्हे में खाना बनता था, धीरे धीरे खाना पकता था, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी बरकरार रहती थी, सब कुछ। अभी क्या है कि हम लोग खाना बनाते हैं, दाल हो चावल हो सब कुछ हो, कुकर में चढ़ा दिया, बस वो पक गया और खाने भर है। तो खाने का स्टाइल भी हमारा बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम लोग बस ऐसा पकाते हैं कि बस खाओ और अपने पेट को भरो, उसके बारे में हम लोगों को इतना सभी नॉलेज है ना, हम नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्चुअली अभी इतनी भागा दौड़ी की लाइफ है कि इम्प्लीमेंट करने का भी लोगों को टाइम नहीं मिलता। तो हमारे पास, हम लोग लकी है कि हमारे पास टीएन्स है, जिसके माध्यम से जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी नहीं फुलफिल हो पाती है वो हम लोग सप्लीमेंट के माध्यम से फुलफिल कर देते हैं। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो हमारे पास अभी के टाइम में तो खैर सबके पास यह स्ट्रेस है। स्ट्रेस ऐसा है कि हर चीज के लिए, काम के लिए हमारे पास स्ट्रेस है। अपना जिस भी काम से रिलेटेड हो, अगर हम टीएन से जुड़े हैं तो हमें अपने काम का रहता है कि हमारा काम कैसे आगे बढ़े। जो किसी भी दूसरे नौकरी में, व्यवसाय में है, उनको अपने काम का रहता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो रहता है उसके चलते आप जानते हैं कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ती है, और फ्री रेडिकल्स की संख्या जो बढ़ेगी तो वो कैंसर को न्योता देती है। तो हम लोग बीमारियों के हम लोग जो ये तीनों ट्रायंगल में आप देख रहे हैं, न्यूट्रिशन सबसे मुख्य ऊपर है, और इधर हमारा लाइफस्टाइल भी बिल्कुल बिगड़ चुका है। पहले के टाइम में लोग टाइम पर सोते थे, टाइम पर जागते थे, सब कुछ समय के हिसाब से होता था। ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठते थे, रात होते जैसे ही गोधूली बेला बीती, लोग खाना खाए और अंधेरा होते ही लोग सोने की तैयारी में होते थे। अभी रात के 2-2 1-1 बजे तक लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, तो स्लीप पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो हमारा लाइफस्टाइल भी बिल्कुल चेंज, खाना बिल्कुल गड़बड़, न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो। तो ये सब चीजें हैं, ये जो हमारे चारों पैरामीटर्स हैं, इस चारों चीजों को ये गड़बड़ करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है। 4 हाई सिम्टम्स जो हैं, जैसे 4 हाई सिम्टम्स में आता है हमारा ब्लड प्रेशर, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, खाने पीने से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है, हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, और साथ के साथ हम लोग अभी जो तरह तरह की जो ये मॉडर्न बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गया, हार्ट की डिजीज हो गई, इन सब से हम लोग गिरे हुए हैं। उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? पाचन क्रिया जो है हमारी बिल्कुल ही गड़बड़ है। पहले के टाइम में लोगों का खाना जो होता था वो सुपाच्य भोजन करते थे। हम लोग अब ऐसा खाना खाते हैं, ऐसा भक्षण करते हैं भोजन जो हमारे लिए बना ही नहीं है, हमारे लीवर के उन चीजों को पहचानता ही नहीं है, वो सभी चीजें हम लोग खाते हैं, बनाते हैं, और जिसके लिए हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो बिल्कुल गड़बड़ है। पाचन क्रिया सही से होती नहीं है, जिसके कारण जो खाना जो पचने के बाद जो स्टूल निकलना चाहिए, एक्सकर्शन होना चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं होता है। तो पूरा बॉडी का सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। इसी के चलते हमारा हेल्थ जो है पूरा डिसऑर्डर में हो गया है। अब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स क्या है, आप यहाँ पे देखें, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? सेल से बना है हमारा बॉडी। एक सेल मतलब होता है कोशिका, उसके बाद टिश्यू को बोलते हैं हिंदी में उत्तक, उसके बाद हमारा ऑर्गन्स बनता है, उसके बाद हमारा सिस्टम बनता है, उसके बाद हमारी बॉडी बनती है। द ओनली सिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सेल फेलियर। हम लोग सोचते हैं कि हमारा किडनी फेलियर हो गया, हमारा हार्ट फेलियर हो गया। कोई किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर नहीं होता है, फेलियर हमारा सेल होता है। तो हम लोग जो मुख्य इकाई है उस पर अगर आप फोकस कर दिया आपने कि हमें अपने सेल को बचाना है, अपनी कोशिका को सेफ रखना है, तो आपका कोई भी ऑर्गन फेल नहीं होगा। ये एक बुक है, इस बुक को आप लोग, यहाँ पे मैं आप लोगों को बिग ये कर देती हूँ, इस बुक को आप लोग परचेस कर लीजिएगा। जिनको भी अपना नॉलेज एनहांस करने का मन हो, नेवर
Health is a choice. Learn how to choose it. ये रेमंड फ्रांसिस है, इनकी बुक है। इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इस तरीके से बना हुआ है, और हम लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर का ये ऑर्गन खराब हो गया है, या हमारा बॉडी खराब हो गई है, हमारा सिस्टम खराब हो गया है। कुछ खराब नहीं होता है, शुरुआत तो होती है सेल से। तो आप अगर सेल को मजबूत कर लेंगे तो बॉडी भी बची हुई रहेगी। अब ये नीचे के स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे है फाइबर, वाटर, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड शुगर। ये मेन इंग्रेडिएंट हैं हमारे खाद्य। हमारे खाने से फाइबर गायब है, हमारे खाने से वाटर गायब है। प्रोटीन है, हम लोग प्रोटीन क्यों है? क्योंकि हम लोग नॉनवेज, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं, तो प्रोटीन कहीं ना कहीं मिल रहा है। फैट तो हमारे खाने में भरा हुआ है, विटामिन गायब है, मिनरल्स गायब है, और शुगर हमारे खाने में, और विशेष करके हम इंडियंस के खाने में शुगर भर भर के रहता है। घर में कोई गेस्ट आया तो उनको सेवई बना के खिलाओ, खीर बना के खिलाओ। किसी के घर जाओ तो फल फ्रूट लेके मत जाओ, मिठाई का डब्बा लेके जाओ। ये हमारे कल्चर में शामिल है। तो इसलिए हमारे खाने में ये जो न्यूट्रिशन की चारों, ये जो पूरे पैरामीटर्स हैं, ये सारी गायब है। सिर्फ ये शुगर, प्रोटीन एंड फैट, ये मुख्यतः हैं। तो हम तो बीमारियों को अपने आप न्योता दे रहे हैं अपना खान पान के माध्यम से। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, थोड़ा हम लोग इसको जानेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अकर्स एनी टाइम देयर एग्जिस्ट एन इम्बैलेंस बिटवीन एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल्स, रिजल्टिंग is an absence of enhanced reactive free radical species. Oxidative stress results in damage to DNA, proteins, and lipid, and can have dramatic effects. ROS are involved in the pathogenesis of multiple inflammatory diseases such as arthritis, cardiac and vascular dysfunction, and cancer. अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या? यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे ये नीचे वाले पिक्चर में आप आइए। ऊपर के ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक एप्पल सेब कटा हुआ है। काटते के समय तो वो ताजा है, तो उसका जो सेल है वो नॉर्मल है। नीचे के पिक्चर के साथ उसको रिलेट कीजिए, उसका सेल जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं उसमें हल्का सेब में हल्की लालीपन आना शुरू हुई है। तो सेल अटैक्ड बाय फ्री रेडिकल्स, ये सेम आप अपने बॉडी के साथ एज्यूम कीजिएगा। ये एप्पल को एग्जांपल दिया गया है, बट ये हमारे बॉडी के साथ एज्यूम करना है आपको। और उसके बाद आप देखते हैं कि वो सेब बिल्कुल सड़ गया है, सेल विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब हमको लगता है कि हमने किसी फल को काट लिया है, चलो भाई फेंकना नहीं है, थोड़ी देर बाद खा ले, और खाते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, ये आप अपने बॉडी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, आप देखें हमारे जो ये TCM पैथी है ना, ये बिल्कुल हमारे पुराने जो आयुर्वेद सिस्टम है उसको फॉलो करती है। हमारे पुराने जमाने में आयुर्वेद में ऋषि मुनि कहा करते थे कि हमेशा शुद्ध भोजन और ताजा पका हुआ भोजन खाना चाहिए। आज हम लोग करते क्या है, सुबह दाल बनाई, अगर ज्यादा बच गई तो फ्रिज में घुसा के उसको रख दिया। सब्जी बनाई, अगर सब्जी काट भी लिया, कच्ची सब्जी काट ली और नहीं बनाना है तो उसको फ्रिज में डाल दिया। या फिर बाजार से सब्जी लाए, एक हफ्ता की सब्जी पूरी खरीद के लेके आ गई और फ्रिज के अंदर डाल दिया। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें ये माध्यम दिखाया गया है एप्पल के माध्यम से। समझ लीजिए कि हमारा सेल जो है धीरे धीरे ऐसे ही डैमेज होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है तो हमारे शरीर का जो सेल है वो अटैक करना शुरू करता है आपके सेल के ऊपर। अब हमें लगता है कि धीरे धीरे नॉर्मल सी एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा दूं। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, जो माँ का दूध पीता है, जब तक वो बच्चा बाहर का कुछ नहीं खाता है तब तक आप देखते हैं उसका स्किन बहुत सुंदर रहता है, वो बहुत ग्लो करता है, बहुत खूबसूरत रहता है। धीरे धीरे जैसे ही वो खाना पीना शुरू करता है, अभी माँ ने उसको ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर दिया, बाहर के डब्बे का उसको कुछ खिलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे देखेंगे स्किन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। किसी बच्चे का स्किन रैशेस हो जाते हैं, ड्राई हो जाता है, उसको फिर उसके बाद ऊपर से तेल मारो, क्रीम मारो उस बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो स्किन की अपनी जो नमी है खोने लगता है। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो तो शुरुआत हमारे साथ हो जाती है बचपन से। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब हमारे शरीर में बढ़ेगा तो ये हमें कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सारी चीजें वो हमें देता है। और इन्फ्लेमेशन जो है हमारे शरीर में, जो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जो जलन है या फिर जो सूजन
सूजन या जो क्षय प्रक्रिया है हमारे शरीर की, सेल की जो क्षय प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है के कारण। इसी के कारण हमारे जो ये से दिखाया गया है, ये समझिए कि बॉडी के साथ सेम चीजें हो रही है। अब ये टाइम मैगजीन में एक निकला था, एक आया था, द सीक्रेट किलर। ये एक मैगजीन में ये पब्लिश हुई थी 2004 की मैगजीन। आपको कहीं से अवेलेबल हो तो आप इसको पढ़िएगा। द सरप्राइजिंग लिंक बिटवीन इन्फ्लेमेशन एंड हार्ट अटैक, कैंसर, अल्जाइमर्स एंड अदर डिजीजेस। कैंसर, अल्जाइमर्स एंड हार्ट डिजीजेस के साथ इन्फ्लेमेशन का, सूजन का क्या लिंक है, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपको अगर जुगाड़ हो जाए कहीं से तो आप इस बुक को पढ़िएगा, या फिर अगर ऑनलाइन में ये अवेलेबल होगी तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कि ये इसमें क्या है। तो ये हम लोग को यहाँ पे नीचे इसमें थोड़ा सा समझाया गया है कंपनी की तरफ से कि हाई इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस क्या क्या हैं। रिफाइंड कार्ब्स में क्या आता है, जो भी हम लोग खाते हैं, चावल, गेहूं का आटा, ये जो भी चीज हम लोग, चीनी, ये जो भी खा रहे हैं ये सारी चीजें रिफाइंड कार्ब है। स्पेशली चावल राइस इज कॉल्ड द रिफाइंड कार्ब। और ये सारी चीजें हैं इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है, मतलब सूजन को बढ़ावा देने वाली। हाई ओमेगा 6 जिन भी चीजों में है वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगी। उसके बाद ट्रांस फैट जिस चीज में होगी वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगी। अल्कोहल पीने वाले तो खैर ये तो सदाबहार है सूजन बढ़ाने के लिए। ऐसे ही लोग दारू पीने वाले लोग फूल जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। उसके बाद टोबैको, जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। मीट एंड प्रोसेस्ड फूड, ऑब्वियसली मीट एंड प्रोसेस्ड फूड में खाने को लॉन्ग समय तक उसको ठीक बनाए रखने के लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, और ये प्रिजर्वेटिव इतने घातक होते हैं कि आप देखेंगे आज के बच्चे जो डब्बा बंद खाना या फिर ये जो पिज्जा बर्गर ये इस तरह की जो चीजें खाते हैं, आजकल के बच्चे उम्र से पहले बिल्कुल इतने मोटे मोटे पहलवान बच्चे हैं, जिनके घर के बच्चों को देखेंगे सूखे दबले पतले हैं, खाना उनको समझ लीजिए कि वो इस तरह के खाने नहीं खाते हैं। और जिनके बच्चे, उसमें से मेरा बच्चा पहले ही है अपने बच्चे को भी इसी के ग्रुप में वो भी शामिल है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाता है। मैं काम के सिलसिले में बाहर रहती हूँ, इसका मजा उसको आ जाता है कि वो बाहर से आराम से चीजें ला के खाता रहता है, और इसको मैं मॉनिटर भी नहीं कर सकती हूँ। और फ्लोर प्रोडक्ट्स मतलब आटे मैदे से बनी हुई चीजें। हम लोगों के खाने में ना, इंडियंस के खाने में मैदा को बहुत प्रेफर किया जाता है। हम लोग के घर में मेहमान आया, चलो पूरी छानो, चलो नमकीन छानो, जो छानो सब मैदे की छानो। क्यों ना, मैदे देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, नरम नरम मुलायम उसकी रोटी और पूरी बनती है, बट वो मुलायम जाके आपके अंदर जाके क्या क्या मुलायम कर देता है वो आपको पता चलता है 2-4 सालों के बाद, 10 सालों के बाद। तो ये है हमारा इन्फ्लेमेशन का कारण, और इन इन्फ्लेमेशन के कारण से ही ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, इस तरह की बीमारियां इसके कारण होती है। अब न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा देखेंगे। हमें अपने इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करना है। डिटॉक्सिफिकेशन को हम लोगों को बढ़ाना है। डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाना मतलब जो खा रहे हैं उसको निकालिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए। जो हम आप जानते हैं कि डिटॉक्स करने के लिए ना भगवान ने बहुत अच्छा कुछ दिया हुआ है। हमें भगवान ने दिया है 3 माध्यम। हम लोग यूरिन के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से और शरीर के पसीने के माध्यम से डिटॉक्स होते हैं। बट आज का जो खान पान है, लोग घर से बाहर बहुत बहुत देर तक रहते हैं। पानी पीने का, मैं तो देखती हूँ 99% लोगों को जब आप एक्यूलेट से चेक करेंगे तो उनको किडनी के पॉइंट पे उनको बहुत जोर का झटका मारता है। पूछते हैं पानी पीते हैं तो पूरे दिन भर में पता चलता है 2 गिलास या 3 गिलास पीते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा कहाँ से? उसके बाद लोग करते क्या है, स्टूल ऐसा खाना खाएंगे तो स्टूल कहाँ से पास होगा, आप खुद ही समझ लीजिए। जो खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, मैदा की चीजें खा रहे हैं तो ना ठीक से फाइबर है तो ठीक से लैट्रिन बनेगा नहीं और वो ठीक से निकलेगा भी नहीं। और पसीने का भी आजकल हम लोगों के अंदर क्या हो गया है कि पसीना निकलने ना तो बदबू हो रही है, इसमें डीओ मार लो। अब डीओ जो होता है उसमें अल्कोहल कंटेंट भी होता है, वो हमारे बॉडी के साथ आके उसको कूलिंग इफेक्ट देता है और पसीने को आने से बंद कर देता है।
पाउडर, हम लोग बहुत सारे लोगों को आदत होती है गर्मी के मौसम में पाउडर पोत के लगा लेते हैं। पाउडर क्या करता है, आपके शरीर के सारे रोम छिद्रों को बंद कर देता है। अब रोम छिद्रों को बंद कर देगा तो पसीना आएगा कहाँ से? तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन का, इसको हम लोगों ने बंद कर दिया है, ब्लॉक कर देते हैं। तो कहाँ से होगा डिटॉक्सिफिकेशन? उसके बाद अगर डिटॉक्सिफिकेशन होगा नहीं ठीक से तो क्या क्या होगा, हमें क्या करना है, एंटी ट्यूमर, हमें ट्यूमर बनने नहीं देना है, हमें अपने बॉडी को इन्फ्लेमेशन होने नहीं देना है, और एंटीऑक्सीडेंट हमें बहुत ज्यादा लेना है। तो हम लोग इसमें अभी देखेंगे कि क्या क्या चीज है न्यूट्रिशन फॉर द एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी ट्यूमर, क्या क्या है। सबसे पहला ऊपर है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा मिलता है किससे, अगर नेचुरल सोर्स ऑफ कहें तो गाजर के माध्यम से बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा मिलता है। तो आप चाहें तो इसके माध्यम से फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 में है विटामिन सी। विटामिन सी के लिए तो आप बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन सी का है आंवला, कहते हैं आंवला, नींबू, संतरा, ये सब चीजें हैं विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। विटामिन ई के भी जो है मछली का तेल होता है, ये सब चीजों में विटामिन ई होता है। सेलेनियम भी है क्या, मिट्टी में पाए जाने वाला एक खनिज पदार्थ, मतलब जो मिट्टी से जो चीजें उपजती हैं उसके माध्यम से हमें बॉडी में सेलेनियम फुलफिल हो जाती है। जैसे मिट्टी से जो भी अनाज उपजता हो, जैसे अनाज तो ऑब्वियसली मिट्टी में ही उपजता है, बट अभी के टाइम में आप जानते हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, तो सेलेनियम भी हमारे शरीर में पूरी नहीं मिल पाता है। जिंक, आप सभी जानते हैं कि जिंक, बस जो बच्चा माँ की दूध पीता है जब तक एकदम इन्फेंट होता है तब तक ही उसको जिंक मिल पाता है, उसके बाद जिंक मिल नहीं पाता है, और उसको बाहर से फुलफिल करते हैं अलग अलग चीजों खा के, नट्स खा के, अलग अलग बादाम खा के, इन सब चीजों से फुलफिल करते हैं। उसके बाद रिवर्सिट्रॉल है, क्या है, ये है एक तरह का जो पौधे में जो पाए जाने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको कहते हैं। कर्क्यूमिन क्या होता है, हल्दी में पाए जाने वाला, जो हल्दी में जो इंग्रेडिएंट होता है उसको बोलते हैं, और ये हार्ट को सुरक्षित रहने का बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद क्यूरिसिटिन, ये चीजें हैं जो हमारे साथ बॉडी में, ये सब चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटी ट्यूमर को ये मतलब इन सब चीजों को ये होने से रोकता है। इसके लिए हमारे पास टीएंस में क्या प्रोडक्ट है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट सबसे पहला दिया हुआ है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट का सबसे ऊपर हम लोग जिसको ओपीसी के नाम से जानते हैं, अदर कंट्रीज में इसको ग्रेप एक्सट्रैक्ट के नाम से भी कहा जाता है। और आप सब जानते हैं कि हमारा ओपीसी इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, एनरिच्ड है, जिसके खाने से अगर एंटीऑक्सीडेंट फुलफिल करना हो तो टिपोली एंड ओपीसी, ये दोनों प्रोडक्ट ऐसा है जो कैंसर होने की संभावना को भी रोक देता है। हार्ट को अच्छा रखने के लिए हमारे साथ पास ओमेगा 3 है, जो हमारा ओमेगा लाइफ है, इसमें ओमेगा 3 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये कंपनी का पीडीएफ ऑल कंट्रीज के लिए बना होगा, इसीलिए हो सकता है कि हमारे कंट्रीज में कुछ प्रोडक्ट ना भी हो, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि नाम होगा। तो हमारे यहाँ ओमेगा लाइफ है, जिंक हमारे यहाँ अवेलेबल है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हमारे पास जो टिपोली है, इसको यहाँ पे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। कॉर्डिसेप्स भी हमारे पास हैं, जो कॉर्डिसेप आप जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। अभी कोरोना के टाइम में बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल करके अपने आप को इससे बचाया था। अभी फिलहाल डिसकंटिन्यू है, बट बहुत जल्दी आप लोगों के पास आ जाएगा ये। आयुष 64, ये तो एक हम इंडियंस के लिए एक वरदान प्रोडक्ट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के टाइम में ये इस प्रोडक्ट को कंपनी ने एकदम उसी समय में लॉन्च किया था, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इससे कोरोना से बचा पाए। जिमनिमा, आप जानते हैं कि डायबिटीज पेशेंट, शुगर पेशेंट के लिए अगर आप चाहते हैं कि उनके पैनक्रियास को रिएक्टिवेट किया जाए, उनका बीटा सेल फिर से एक्टिव हो, इंसुलिन बनने लगे, तो जिमनिमा हम देते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे पास अभी नहीं है, हमारे इंडिया में नहीं है, एंड सी बिटॉक्स सीड ऑयल, ये भी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम पूरा हेल्थ ये जो स्ट्रक्चर था इसको हम लोग फॉलो करते हैं, और ये हमारा कंपनी की तरफ से जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। थैंक यू। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब मैं इसको बंद करती हूँ और मैं अपने मीटिंग पे वापस जाती हूँ। एम आई विजिबल इन द मीटिंग? क्या मैं स्टॉप कर दिया मैंने?
तो अब ये जो सेशन यहाँ तक था, आप रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर सकते हैं सर। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए। अभी तक पार्टिसिपेंट हैं, मुझे आशा है कि आप लोगों को इस जानकारी Great से session, madam. Great session.